हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। मैं आपको बताता हूँ क्या है। रिसेंटली आप सबने हेडलाइन तो सुन लिया कि स्विट्जरलैंड ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है MFN स्टेटस जो इंडिया की है उसे सस्पेंड कर दिया है। ना मैं बताता हूँ ओवरऑल गैमट क्या है। तो दोस्तों देखिए, वर्ल्ड में हम इंडिया में अगर इंडिया की बात करें तो हम कई सोर्सेज से इनकम को अर्न कर सकते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो हो सकता है अगर मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है, ये हो जाता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। मेरे कुछ प्रॉपर्टी घर हो सकते हैं, मेरे कुछ हाउस प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जिन्हें मैं रेंट में दे सकता हूँ, वहाँ से जो रेंटल इनकम मुझे मिलती है ये चला जाएगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। उसी तरीके से हो सकता है मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं किसी प्रोफेशन में हूँ, लाइक आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी बाई प्रोफेशन और आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है। अपनी खुद की प्रोप्राइटरी फर्म भी खोल सकता हूँ मैं। तो ये सारे इनकम चले जाते हैं इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसी तरीके से एक हो जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल का मतलब आपके पास मान लीजिए कोई एसेट्स है, लाइक स्टॉक्स है, कोई कमोडिटीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, और अगर आप इन्हें बेच रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम जब आप इन्हें बेचते हैं, कैपिटल एसेट्स को जब बेचते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो उनमें जो प्रॉफिट होता है, गेन होगा, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। और अगर ये चारों में कुछ कवर नहीं होते तो एक हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फॉर एग्जांपल मैं गया कौन बनेगा करोड़पति में, चला गया वहां 1 करोड़ जीत गया मैं, तो उससे भी तो टैक्स लगाएगा गवर्नमेंट, चुप थोड़ी ना बैठेगा। तो ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ना यहाँ तक तो ठीक है, वेरियस हेड्स हो जाते हैं। चैलेंज तब होता है कि हम किसके ऊपर इनकम लगाए, कौन कौन सी इनकम के ऊपर हम टैक्स इंपोज करें। नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं हो सकता है किसी कंपनी में काम करता हूं, लेकिन मैं किसी फॉरेन कंपनी में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, वहां से मुझे डिविडेंड मिल सकता है। तो मेरी इनकम कहां से जनरेट हो रही है, ये तो फॉरेन इनकम कंट्री से जनरेट हो रही है। एट द सेम टाइम मान लीजिए घूमते घूमते मेरे पास बहुत पैसे थे, मैं चला गया यूनाइटेड स्टेट्स, वहां जाके एक प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया और वहां की प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दे दिया, और वहां से मुझे हर महीने जो है कुछ ट्रांसमिट किया जा रहा है, कुछ रेमिटेंस दिया जा रहा है, कुछ मनी मुझे मिल रहा है। तो मेरी इनकम जनरेट कहां से हो रही है, ये तो फॉरेन से जनरेट हो रही है, इंडिया में थोड़ी ना जनरेट हो रही है। एट द सेम टाइम एक और एग्जांपल बताता हूं, मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं फॉरेन गया और मैं वहां जाके कुछ कंसल्टेंसी सर्विस दे के आया, तो भैया मेरी इनकम जो एक्रू हो रही है ये कहां से हो रही है, ये तो फॉरेन की सोर्स जो है, ये फॉरेन कंट्री है, इंडिया थोड़ी ना है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, मैं रेसिडेंट कहां का हूं, मैं तो फुल टाइम रेसिडेंट हूं इंडिया का, लेकिन मेरी इनकम जनरेट कहां हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये थोड़ी ना चुप बैठेगा, ये बोलेगा कि तू इंडिया का रेसिडेंट है तो तुझे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, चुपचाप जो भी कमाए पैसे सब पे टैक्स दे दे, छोड़ेगा नहीं मुझे, किसी भी कंट्री से कमा लूं मैं, कॉलर मेरा पकड़ लेगा, ये इंडियन गवर्नमेंट कहेगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो भी चुप थोड़ी ना बैठेगा, वो बोलेगा ठीक है भाई तू इंडिया में जाके तो अपना टैक्स पे कर, लेकिन तुझे इनकम कहाँ से मिला, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स से मिला, तो तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स में भी। नाउ द प्रॉब्लम इज, क्या चीज, एक इंडिविजुअल हूं मैं, इनकम मेरी एक ही है, सोर्स एक ही था, लेकिन 2 कंट्री में टैक्स लग जाएगा, तो ये तो मैं पनिश किया जा रहा है मुझे 2 कंट्रीज में बिकॉज ऑफ माई रेसिडेंस इन 1 कंट्री एंड अर्निंग ऑफ इनकम फ्रॉम अनदर कंट्री, मुझे पनिश किया जा रहा है। तो इस तरीके का जब सिचुएशन अगर होगा तो जो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल की जो मूवमेंट है, ये सब में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है। इसलिए जो कंट्रीज है ये काफ़ी तरीके की ट्रीटीज को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड वन सच ट्रीटी इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर हम इंडिया की इनकम टैक्स एक्ट को देखेंगे, इनकम टैक्स एक्ट तो पूरी एक्ट है, अकॉर्डिंग टू डेट ओनली डिसाइड करेगा कौन कौन सी इनकम पे, कहाँ के इनकम पे किस किस के ऊपर टैक्स लगाना है, और अगर नहीं दिया तो क्या पेनल्टी इंपोज करना है आपके ऊपर। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 90 को देखेंगे तो यहाँ सेक्शन 90 जो है ये पावर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को ये एंटर कर सकता है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में 2 कंट्रीज जो है ये एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन करेंगे, एग्रीमेंट पे आएंगे कि कौन कौन से इनकम पे कितना कितना टैक्स हमें इंपोज करना है। तो इससे होगा ये कि अगर मैं यूएस में इनकम पे, मैं यूएस में मैंने इनकम जनरेट किया, तो हो सकता है यूएस की गवर्नमेंट 10% उस पर टैक्स लगाए, इंडिया की इनकम उस पर 30% लगाए। तो ऐसा मैकेनिज्म भी हो सकता है कि मैंने 10% वहाँ टैक्स पे किया, 30% यहाँ टैक्स पे किया, लेकिन दोनों ही कंट्रीज ने अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्लियरली अंडरस्टैंडिंग रखा है कि अगर ऐसा कोई सिनारियो होता है तो ये बंदा जो है ये 10% इंडिया में जो उसकी इनकम टैक्स होगी उससे वो रिफंड क्लेम कर सकता है। तो आपने 10% पे किया यूएस में, 10% आपने रिफंड क्लेम कर लिया इंडिया में, तो बीइंग एन इंडिविजुअल आपकी जो सेम इनकम के ऊपर 2 कंट्रीज में टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा यहाँ पर। तो ये होल मैकेनिज्म होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। एक ही इनकम के ऊपर 2 कंट्रीज में टैक्स नहीं लगेगा, अगर लगता है तो वहाँ रिफंड वगैरह मिल जाता है ताकि पनिश ना किया जाए टैक्स पेयर को।
अब यहाँ तक तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में मैंने बात किया। अब जो कंट्रीज होते हैं, कंपनीज होते हैं बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल नेस्ले। अब नेस्ले जैसे कंपनीज जो है ये तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी भी होती है इंडिया में। अब ये जो सब्सिडरी ये कंपनी है ये भैया अपनी जो फॉरेन कंट्रीज होती है, अब ये नेस्ले इंडिया, ये इंडिया में प्रोडक्ट्स वगैरह बेचेगा, लेकिन जो रॉयल्टीज होते हैं, ट्रेडमार्क जो भी आप बोलिए, ठीक है, ये कहाँ के होते हैं, पेटेंट वगैरह, ये तो आपके पेरेंट कंपनी के होते हैं। तो बिकॉज नेस्ले इंडिया अगर इंडिया में अपने कमोडिटी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है तो उसे फॉरेन कंपनी में, जो फॉरेन पेरेंट कंपनी है, उसे रॉयल्टी पे करना पड़ता है। सिमिलरली हो सकता है इसने दूसरे कंपनीज को लोन दिया हो दूसरे कंट्रीज में, तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से डिविडेंड हो सकता है ये पे करे इंडियन शेयर होल्डर्स को भी या पेरेंट कंपनी को भी, जो उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है कि जो टेक्निकल सर्विसेज वगैरह है उसके लिए भी ये कुछ फीस वगैरह पे करे। तो इस तरीके के जो काफ़ी सारे फीसेस है, जो फीस होते हैं, जो पेमेंट्स होते हैं, जो इंडियन कंपनीज जो है टाइम टू टाइम करते रहते हैं अपने पेरेंट कंपनी को, जो कि दूसरे कंट्री में बेस्ड आउट होते हैं। अब होता ये है स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में 1994 में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को साइन किया जाता है 1994 में। इसके बाद 2010 में भी इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। अब 2010 में जब इसमें अमेंडमेंट किया जाता है तो इस अमेंडिंग प्रोटोकॉल के दौरान ये काफ़ी साफ कह दिया जाता है कि इस अमेंडमेंट के बाद मान लीजिए अगर कोई और कंट्री है, कोई और थर्ड कंट्री है लाइक लिथुआनिया या कोलंबिया, अगर ये OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अगर ये ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद अगर इंडिया जो है इन कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करेगा और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी अगर इंडिया इन कंट्रीज को कुछ फेवरेबल रेट प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए डिविडेंड है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई डिविडेंड की फ्लो होती है, अगर इंडिया इन कंट्रीज के साथ अगर 5% का रेट करता है, तो ये इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में जो अमेंडमेंट किया गया था DTAA को, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर जो दूसरे कंट्रीज को अगर इंडिया फेवरेबल रेट्स प्रोवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया को वो माना जाएगा कि ये रेट्स जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में भी। ये पूरा सिचुएशन था, लेकिन इसे ऑफिशियली कहीं पर नोटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा अमेंडिंग प्रोटोकॉल था। अब होता यह है ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम कोलंबिया, लिथुआनिया एक्सेट्रा ये OECD के मेंबर्स तो बन जाते हैं, इन्हें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो बन जाती है, लेकिन जो मेन पेमेंट्स जो एग्री किया गया था इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ये था बेसिकली डिविडेंड, फीस फॉर टेक्निकल, जो टेक्निकल फीस होते हैं, पेमेंट फॉर टेक्निकल फीस, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज नेस्ले की बात आती है। जो नेस्ले इंडिया है, अब भैया जब ये डिविडेंड वगैरह पे करता है, डिविडेंड पे करता है कुछ सालों पहले, तो एक रूल भी था कि जब डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी तो जो TDS है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो होता यह है कि जो TDS जो है 10% का विथहोल्ड हो जाता है, TDS 10% लग जाता है नेस्ले के ऊपर, लेकिन नेस्ले बोलता है नहीं भैया, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है और अकॉर्डिंग टू दैट ये भी कहा गया कि इंडिया जो है स्विट्जरलैंड को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN की तरह ट्रीट करेगा, और MFN अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट अगर इंडिया दूसरे कंट्रीज को फेवरेबल रेट देता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया को स्विट्जरलैंड की कंपनीज को भी फेवरेबल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, यही कहता है MFN। तो होता ये है नेस्ले इस पॉइंट को उठाता है और कहता है इंडियन गवर्नमेंट को, जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे कहता है कि भैया 5% का मुझे रिफंड क्लेम करो, लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये कहता है नहीं, हम पे नहीं करेंगे, हम रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, MFN का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा नेस्ले को यहाँ पर स्विट्जरलैंड को, तो इसलिए जो 5% की जो डिविडेंड TDS है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, 10% का TDS प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब नेस्ले जो है बिकॉज इसे के ऊपर 10% का डिडक्शन लग जाता है, ये अप्रोच करता है दिल्ली हाई कोर्ट को, आई थिंक इन द ईयर 2021। दिल्ली हाई कोर्ट जो है नेस्ले के फेवर में ऑर्डर पे पास कर देता है, लेकिन बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आया गुस्सा, अब ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ऑर्डर जाता है तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो 2023 में आई थिंक अक्टूबर 2023 और समथिंग एक जजमेंट आता है, रूलिंग आता है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है ठीक है आपने DTAA साइन किया स्विट्जरलैंड के साथ, लेकिन ये जस्ट बिकॉज आपने DTAA साइन किया और बाद में वो कंट्री अगर ये OECD को ज्वाइन करता है, ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर वो कंट्री OECD ज्वाइन कर रहा है। तो अगर वो दूसरा कंट्री अगर OECD को ज्वाइन कर रहा है तो आप उसे MFN का स्टेटस दे सकते हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे सकते हो, आप उसके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है ये नेगोशिएट कर सकते हो, तब आप उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन दे सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि भैया जो स्विट्जरलैंड है इसके साथ तो ऑलरेडी आपकी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट थी 1994 में। बाद में ये कंट्री जो है ये ओईसीडी में का मेंबर बनता है। जस्ट बिकॉज ये कंट्री बाद में ओईसीडी का अगर मेंबर बनता है तो ऑटोमेटिकली ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है ये अप्लाई नहीं होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा अनलेस जो गवर्नमेंट जो है इसे नोटिफाई करे अंडर सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए कहा कि सिंगापुर स्विट्जरलैंड के ऊपर एमएफएन का स्टेटस नहीं मिलेगा और जो टैक्स है ये इंस्टेड ऑफ 5% ये एप्लीकेबल होगा 10%। अब इस रूलिंग को स्विट्जरलैंड जो है ये पकड़ता है। ये पकड़ने के बाद रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने कहा ठीक है भैया, अब इस रूलिंग का हम भी रेस्पेक्ट करते हैं और हम भी इंडिया को यूनिलैटरली जो है हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे और हम भी जो है अब 5% नहीं लगाएंगे, हम भी 10% की जो टैक्सेस है ये इंडिया के कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो भी एमएफएन की स्टेटस है जो हम इंडिया को दे रहे थे हम उसे सस्पेंड करते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से मान लीजिए अगर मैं इन्वेस्टर हूं इंडिया का और मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है स्विट्जरलैंड की कंपनी में, अभी तक मुझे डिविडेंड पे टैक्स कितना लग रहा था 5%, लेकिन 1 जनवरी 2025 से ये लग जाएगा इसके ऊपर 10%। तो ये इंपैक्ट मुझे होगा। सिमिलरली अगर मेरे कोई कंपनीज है जिनकी इन्वेस्टमेंट है फॉरेन में स्विट्जरलैंड में और वहां से अगर मुझे कोई डिविडेंड मिलती है इंडिया में तो वो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगेगा। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है हमारी इंडियन कंपनीज के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट है स्पेशली इन स्विट्जरलैंड, जैसे कि कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फी एक्सेट्रा, इनकी तो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वहाँ पर। और अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड के भी काफ़ी कंपनीज है जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं लाइक नेस्ले, एबीबी, नोवार्टिस एक्सेट्रा, इनके का यूबीएस, इनके तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो है ही और ये कई तरीके के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो होगा ये इंडिया जो है इन कंपनीज के ऊपर कंटिन्यू अपना रखेगा 10%, लेकिन जो इंडियन कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट होगी या जो डिविडेंड होगा या जो इनकम वगैरह मिलेगा उस पर जो टैक्स लगने वाला है अब वो ज़्यादा देन 5% वो लगेगा 10% का। तो ये ओवरऑल गैमेट हमारी डिफरेंस जो विच आई होप आपको पता चल गया होगा। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए जनरली जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है ये दो कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स है ये बेसिकली नेगोशिएट करते हैं, ये नेगोशिएट करके ये एग्रीमेंट पे आते हैं। लेकिन जब एक बार ये एग्रीमेंट पे आ जाते हैं तब इन एग्रीमेंट्स को नोटिफाई किया जाता है। नोटिफिकेशन जो है या तो कंट्रीज जो है अपने पार्लियामेंट में इसे पास कर देते हैं या बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ये इसे पास ऑन नोटिफाई कर देते हैं। तो ये एक चीज़ होता है। तो कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया क्या ये इसकी जुडिशियल ओवररीच है, क्या ये ओवररीच कर रहा है बिजनेस मैटर में इंटरफेयर करते हुए। कुछ लोग कहेंगे हाँ ये जुडिशियल ओवररीच कर रहा है क्योंकि भैया यहाँ जो डिप्लोमेट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स जो है ये ब्रॉडर वे में इंटरप्रेट करते हैं रादर देन व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज इंटरप्रेटिंग। लेकिन अगर एक और बात कहे तो कुछ और अगर आप लोगों को देखेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के व्यू से देखेंगे तो इसका काम क्या है लॉ को इंटरप्रेट करना। तो एक और व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंटरप्रिटेशन ये कह रहा है कि जब तक ये नोटिफाई नहीं किया जाता अंडर सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्विट्जरलैंड को मोस्ट फेवर नेशन और ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल मुद्दा है। और आगे आने वाले समय में क्या होगा, हो सकता है इंडिया जो है रीनेगोशिएट करे स्विट्जरलैंड के साथ, या हो ये भी सकता है कि जो गवर्नमेंट है ये नोटिफिकेशन लेके आ जाए, नोटिफाई कर दे और जितने भी रेट्रोस्पेक्टिवली जो भी टैक्सेस वगैरह है हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली कंट्रीज को नोटिफाई कर दे अंडर सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। रेट्रोस्पेक्टिवली नोटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया में अक्सर होते रहता है ये। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज के उम्मीद है आपको ये पूरा मुद्दा जो है ये समझ में आया होगा कि आखिर है क्या ये। तो डेट्स इट। आपके कुछ व्यूज होंगे तो मुझे कमेंट्स में टाइप करके बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।